सालों बाद जब अर्थ पर टेक्नोलॉजी अपने पीक पर पहुंच चुकी थी, ह्यूमैनिटी ने एक डिसीजन लिया। हम अपने सबसे करीब स्टार अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक मैसिव स्पेस क्राफ्ट बनाया गया जिसमें सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसान भी थे, फैमिलीज, बच्चे और उनके सपने। मिशन सिंपल था, एक ऐसी जर्नी जो एक इंसान नहीं बल्कि कई जनरेशन मिलकर कंप्लीट करेंगी। लॉन्च के दिन आया, पूरी दुनिया देख रही थी। काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। 10, 9, 8। रॉकेट स्काई में उठा और धीरे धीरे अर्थ छोटी होती गई। लोग रो रहे थे क्योंकि वो जानते थे जो लोग इस मिशन पर जा रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे जैसे स्पेस क्राफ्ट आगे बढ़ा, अर्थ सिर्फ एक ब्लू डॉट बन गई, फिर वो भी गायब हो गई। अब सिर्फ एक चीज़ बची थी, एंडलेस डार्कनेस, और एक डेस्टिनेशन जो अभी भी 4 लाइट ईयर्स दूर था। उन्होंने सोचा था ये एक जर्नी होगी, लेकिन धीरे धीरे ये एक रियलाइजेशन बन गई कि स्पेस में डिस्टेंस सिर्फ नंबर नहीं होता, वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंटिस्ट को एक सच समझ आने लग गया, ये मिशन शायद कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम स्पेसक्राफ्ट या टेक्नोलॉजी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी डिस्टेंस। अल्फा सेंचुरी अर्थ से लगभग 4.37 लाइट ईयर दूर है। अब सुनने में ये एक नंबर छोटा लगता है, लेकिन रियलिटी में एक लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है। मतलब अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए तुम्हें टाइम ट्रेवल करना होगा 41 ट्रिलियन किलोमीटर्स का। अब तुम सोचोगे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्पेस रूल्स चेंज नहीं होने देता। ह्यूमैनिटी के फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, उसकी स्पीड से भी अगर तुम जाओ तो इस जर्नी को कंप्लीट करने में लगेंगे 6000 साल। मतलब जो लोग इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे थे वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे शायद वो भी नहीं। ये मिशन अब एक जर्नी नहीं था, ये बन चुका था एक जनरेशन ट्रैप, जहां लोग पैदा होंगे, जिएंगे और मर जाएंगे, लेकिन डेस्टिनेशन फिर भी दूर ही रहेगा। तब उन्हें समझ आया यूनिवर्स में सबसे बड़ा दुश्मन टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस सिर्फ नंबर नहीं होता, उस डिस्टेंस के बीच जो होता है वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। इमेजिन करो तुम्हारा स्पेस क्राफ्ट हज़ारों सालों से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन आसपास ना कोई प्लैनेट, ना कोई स्टार, सिर्फ अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता, दिन नहीं, रात नहीं, सिर्फ एंडलेस साइलेंस। टाइम के साथ लोग बदलने लगे, उनके लिए अर्थ सिर्फ एक कहानी बन गई। बच्चों जो इस स्पेस क्राफ्ट में पैदा हुए, उन्होंने कभी स्काई नहीं देखा, ना हवा फील की, ना समंदर। उनके लिए दुनिया का मतलब था बस एक मेटल का बॉक्स जो स्पेस में तैर रहा था। धीरे धीरे लोगों ने एक सवाल पूछना शुरू किया, हम जा कहाँ रहे हैं? और सबसे डेंजरस बात, किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अब एक और शॉकिंग ट्रूथ सुनो, जिस स्टार की तरफ वो जा रहे थे वो था अल्फा सेंचुरी। वो स्टार वैसे भी है या नहीं ये किसी को पता नहीं, क्योंकि जो लाइट अर्थ तक पहुंचती है वो 4 साल पुरानी होती है। मतलब जो तुम आज देख रहे हो वो एक्चुअली पास्ट है, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे हो सकता है वो स्टार वैसे एग्जिस्ट ही ना करता हो। अब सोचो एक ऐसी जर्नी जिसका एंड अनसर्टेन हो, जहाँ डेस्टिनेशन भी गारंटी ना हो, फिर भी इंसान उस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हाँ, ह्यूमन नेचर है अननोन को एक्सप्लोर करना। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम अल्फा सेंचुरी तक पहुँच पाएंगे, या ये डिस्टेंस हमेशा के लिए इंसान और स्टार्स के बीच में एक दीवार बनकर रह जाएगा? यूनिवर्स सिर्फ बड़ा नहीं है, वो टेरिफाइंग है। लेकिन शायद एक तरीका हो सकता है। साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो इस इम्पॉसिबल डिस्टेंस को पॉसिबल बना सकती है। ना 4000 साल, ना 500 साल, बल्कि कुछ डिकेड्स में। इसे कहते हैं लाइट स्पीड ट्रैवल और वार्प ड्राइव। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्पेस को तोड़कर डिस्टेंस को ही ख़त्म कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ थ्योरी है, या शायद हमसे छुपाई जा रही है। अगर तुम जानना चाहते हो कि ह्यूमंस कैसे अल्फा सेंचुरी तक पहुंचेंगे, तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ साइंस और इमेजिनेशन के बीच की लाइन कंप्लीटली ब्लर हो जाती है। ये सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं, ये इंसान की लिमिट्स की कहानी है। स्पेस क्राफ्ट के अंदर साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो सिर्फ स्पीड को नहीं बल्कि स्पेस के रूल्स को ही चेंज कर दे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक इंजन जो फ्यूल से नहीं, फिजिक्स के एक अजीब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। नाम था वार्प फील्ड।
इसका आइडिया सिंपल था, स्पेस क्राफ्ट फास्ट नहीं चलेगा बल्कि स्पेस खुद उसके आसपास मूव करेगा। इमेजिन करो तुम एक रोड पर चल रहे हो लेकिन चलने की जगह रोड खुद तुम्हारे नीचे से स्लाइड हो रहा हो। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट इसके स्पेस क्राफ्ट के आगे का स्पेस कंप्रेस होगा और पीछे का स्पेस एक्सपैंड होगा। रिजल्ट, तुम बिना लाइट स्पीड क्रॉस किए डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, स्पेस क्राफ्ट के सेंसर ने कुछ अजीब डिटेक्ट किया। स्टार्ट जो स्टेबल थे वो डिस्टॉर्ट होने लगे, लाइट बेंड होने लगी और टाइम बिहेव करना बंद कर दिया। स्पेस क्राफ्ट के अंदर सिर्फ कुछ मिनट गुजरे लेकिन बाहर शायद सालों बीत गए थे, या शायद टाइम रिवर्स हो चुका था। क्रू को समझ आने लगा वो सिर्फ स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहे, वो रियलिटी के रूल्स को तोड़ रहे हैं। एक गलती और वो हमेशा के लिए किसी अननोन डायमेंशन में खो सकते हैं। अब सवाल यही नहीं था कि वो अल्फा सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि वो वापस रियलिटी में आ पाएंगे या नहीं। कंट्रोल रूम में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, एनर्जी लेवल्स राइजिंग। साइंटिस्ट स्क्रीन को घूर रहे थे, नंबर्स नॉर्मल नहीं थे, वो एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा थे। व्रैप फील्ड एक्टिवेट हो चुकी थी जैसे ही इंजन ने फुल पावर ली। स्पेस क्राफ्ट के आसपास का स्पेस विजिबल होने लगा। हाँ, स्पेस जो नॉर्मली इनविजिबल होता है वो अब वेव की तरह हिल रहा था, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। वैसे ही रियलिटी में रिपल्स बन रहे थे। विंडोज़ के बाहर स्टार्स स्ट्रेच होने लगे एक स्ट्रेट पॉइंट की जगह। वो लाइंस बन गई जैसे किसी ने उन्हें खींच दिया हो। कलर्स चेंज होने लगे, रेड, ब्लू और पर्पल, सब मिक्स होकर एक अननोन पैटर्न बना रहे थे। क्रू में पैनिक फैलने लगा, कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ सिर्फ चुप हो गए। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि स्पेस इतना अलाइव फील होगा। एक एस्ट्रोनॉट ने अपनी वॉच देखी, सेकंड रैंडम स्पीड से चल रही थी, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी रिवर्स। उसने आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे समझ आ गया है नॉर्मल फिजिक्स नहीं है। एक और क्रू मेंबर अपने आप से बात कर रहा था, उसने कहा हम गलत जगह आ गए, ये स्पेस नहीं है, ये कुछ और है। कम्युनिकेशन सिस्टम सडनली एक्टिवेट हुआ, स्पीकर से एक आवाज़ आई लेकिन वो ह्यूमन नहीं थे, वो डिस्टॉर्टेड थे, जैसे एक ही सिग्नल में 1000 वॉइस मिक्स हो। साइंटिस्ट ने डिकोड करने की कोशिश की लेकिन सिग्नल फ्यूचर से आ रहा था। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, अननोन ओरिजिन। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, टर्न बैक बिफोर इट्स टू लेट। रूम में साइलेंस छा गया, किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सब एक चीज़ सोच रहे थे, अगर ये मैसेज फ्यूचर से है तो फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है। बाहर स्पेस फोल्ड होने लगा जैसे एक कागज़ को मोड़ दिया गया जाए। वैसे ही डिस्टेंस कोलैप्स हो रहा था। अल्फा सेंचुरी जो अभी तक अनरीचेबल था अब क्लोज फील होने लगा, बहुत क्लोज। लेकिन एक इम्पोर्टेंट थी, जो स्टार उनके सामने था वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, उसकी लाइट स्टेबल नहीं थी, वो पल्स कर रही थी जैसे वो उन्हें देख रहा हो। लेकिन रियलिटी इस इमेजिनेशन से भी ज़्यादा शॉकिंग है। अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ डिस्टेंस ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि स्पीड की एक लिमिट भी है। रिवर्स का एक रूल है, कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तुम यूनिवर्स के सबसे फास्ट ट्रैवलर हो तब भी तुम्हें अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में लगेंगे 4.37 साल। लेकिन प्रॉब्लम यह है हम लाइट नहीं है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी अभी तक लाइट स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंची। हमारा फास्टेस्ट स्पेस प्रोब पार्कर सोलर प्रोब वो भी लाइट की स्पीड का सिर्फ 0.064% अचीव करता है। इसका मतलब उस स्पीड से अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में लगेंगे 6000 साल। अब सवाल ये है हम फास्ट क्यों नहीं जा सकते? आंसर सिंपल है, एनर्जी। जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और लाइट स्पीड तक पहुंचने के लिए तुम्हें चाहिए होगी इनफाइनाइट एनर्जी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एक और प्रॉब्लम है, अर्थ और अल्फा सेंचुरी के बीच ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, ना फ्यूल स्टेशन, ना प्लानिट, ना कोई हेल्प। मतलब तुम एक ऐसे वैक्यूम में ट्रैवल करोगे जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक मिशन को ख़त्म कर सकती है। इसलिए अल्फा सेंचुरी हमारे सबसे करीब स्टार होते हुए भी अभी के लिए कंप्लीटली अनरीचेबल है। लेकिन स्पेस सिर्फ डिस्टेंस का गेम नहीं है, यहाँ टाइम भी अलग बिहेव करता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। सिंपल लैंग्वेज में जितना फास्ट हम ट्रैवल करेंगे उतना स्लो तुम्हारे लिए टाइम चलेगा। मतलब अगर फ्यूचर में हम लाइट स्पीड के पास पहुँच गए तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर के लोगों के लिए शायद सिर्फ 10-20 साल गुजरे, लेकिन अर्थ पर 100 या 1000 साल बीत चुके होंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया है जिसे कहते हैं जनरेशन शिप।
एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो जितना बड़ा होगा कि उसमें पूरी सिविलाइजेशन रह सके। लोग उसमें पैदा होंगे, वहीं बड़े होंगे और वहीं मर जाएंगे, फिर उनके बच्चे इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक मिशन जो एक इंसान नहीं बल्कि कई जनरेशन मिल के कंप्लीट करेंगी। लेकिन इस आइडिया में भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी। इमेजिन करो तुम एक ऐसे स्पेसशिप में पैदा हुए हो जहाँ से तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। तुम्हारे लिए अर्थ सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ। टाइम के साथ लोग मिशन को भूल सकते हैं या उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मेन टारगेट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि ये अल्फा सेंचुरी सिस्टम का सबसे करीब स्टार है, सिर्फ 4.24 लाइट ईयर दूर। यहाँ एक प्लैनेट भी है प्रोक्सिमा बी, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। मतलब वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी के टाइम पर ना हमारे पास लाइट स्पीड है, ना जनरेशन शिप, ना इतनी टेक्नोलॉजी। इसलिए अल्फा सेंचुरी अभी के लिए सिर्फ एक ड्रीम है। अब सवाल ये उठता है, क्या ह्यूमैनिटी ने गिव अप कर दिया है? नहीं, हम ऑलरेडी अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक रियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। इस प्रोजेक्ट का गोल है छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड के करीब भेजना। ये नॉर्मल रॉकेट नहीं होंगे, ये होंगे टिनी चिप्स, जिनको कहते हैं स्टार चिप्स। साइज में छोटे लेकिन टेक्नोलॉजी में पावरफुल। इसमें फ्यूल यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा पावरफुल लेजर्स। अर्थ से एक मैसिव लेजर बीम शूट की जाएगी जो इन टाइनी स्पेसक्राफ्ट को पुश करेगी। जैसे हवा पतंग को पुश करती है, वैसे ही लाइट इन स्पेसक्राफ्ट को पुश करेगी। इससे स्पीड लाइट मिल सकती है, लाइट स्पीड को लगभग 20%। मतलब जो जर्नी आज 6000 साल लेती है वो रिड्यूस होकर सिर्फ 20 से 25 साल में पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टारगेट इतना दूर है कि अगर थोड़ा सा भी एम गलत हुआ स्पेसक्राफ्ट मिस कर जाएगा। प्रॉब्लम 2 है डस्ट डेंजर। स्पेस एम्प्टी नहीं है, वहाँ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हाई स्पीड बुलेट से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। एक छोटा सा पार्टिकल स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेटा वापस कैसे भेजोगे? 4 लाइट ईयर दूर से सिग्नल भेजना बहुत वीक हो जाता है। मतलब हो सकता है हम स्पेसक्राफ्ट भेज दें लेकिन कभी डेटा वापस ना मिले। अब तुम समझ रहे हो, प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और लिमिटेशंस। यूनिवर्स में हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें बस थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है एक्सप्लोर करना। जब पहली बार इंसान ने समुंदर क्रॉस किया तब भी लोग कहते थे इम्पॉसिबल, लेकिन आज वो नॉर्मल है। शायद एक दिन अल्फा सेंचुरी का सफ़र भी नॉर्मल बन जाए। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ जानते हैं कि हमारा सबसे करीब स्टार भी हमसे इतना दूर है कि वो हमें हमारी औकात याद दिला दे। अब सवाल ये उठता है, क्या ह्यूमैनिटी ने गिव अप कर दिया? नहीं, हम ऑलरेडी अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक रियल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। इसका गोल है छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट को लाइट की स्पीड के करीब भेजना। ये नॉर्मल रॉकेट्स नहीं होंगे, ये होंगे टाइनी चिप्स, जिनको स्टार चिप कहते हैं। साइज में छोटे लेकिन टेक्नोलॉजी में पावरफुल। इसमें फ्यूल यूज नहीं होगा, इसमें यूज होंगे पावरफुल लेजर्स। अर्थ से एक मैसिव लेजर बीम शूट की जाएगी जो इन स्पेसक्राफ्ट को पुश करेगी। जैसे हवा पतंग को पुश करती है, वैसे ही लाइट इन्हें आगे बढ़ाएगी और इस तरह ये स्पीड अचीव कर सकते हैं, लाइट स्पीड का लगभग 20%। सोचो, जो जर्नी आज 6000 साल लेती है वो सिर्फ 20 से 25 साल में कंप्लीट हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअली यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि स्पेस इतना सिंपल नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम है एक्यूरेसी। अल्फा सेंचुरी इतना दूर है कि अगर एम थोड़ा सा भी गलत हुआ तो स्पेस क्राफ्ट हमेशा के लिए स्पेस में खो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है डस्ट। लोग सोचते हैं रियलिटी में वहाँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, और जब हम इतनी हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हो तो एक छोटा सा पार्टिकल भी बुलेट से ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। एक कोलाइजन और मिशन ख़त्म। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन। सोचो, तुमने स्पेसक्राफ्ट भेज दिया, वो सक्सेसफुली अल्फा सेंचुरी तक पहुँच भी गया, लेकिन वहाँ से सिग्नल अर्थ तक कैसे भेजेंगे? 4 लाइट ईयर्स दूर से आने वाले सिग्नल इतना वीक हो जाता है कि उसे डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। मतलब जो हो सकता है हम हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिशन कंप्लीट कर दें, लेकिन हमें कभी पता ही ना चले कि वहाँ क्या मिला। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, प्रॉब्लम है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लिमिटेशंस। यूनिवर्स में हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि इंसान रुकता नहीं है। जब पहली बार इंसान ने समुंदर
क्रॉस करने की कोशिश की थी तब भी लोग कहते थे इम्पॉसिबल। जब पहली बार हवा में उड़ने की बात हुई तब भी लोगों ने हंसने लगे, लेकिन आज वो सब नॉर्मल है। शायद एक दिन अल्फा सेंचुरी तक पहुंचना भी नॉर्मल हो जाए और शायद वहां हमें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक नई दुनिया मिले, एक ऐसा प्लैनेट जहां लाइफ पॉसिबल हो, जैसे प्रोक्सिमा बी जो प्रोक्सिमा सेंचुरी के अराउंड घूमता है और हैबिटेबल जोन में आता है, मतलब वहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, और जहाँ पानी हो वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। लेकिन अभी के लिए ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटी है। रियलिटी ये है कि हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर भी प्रॉपरली नहीं निकल पाए और हमारा सबसे करीब स्टार भी हमसे इतना दूर है कि वो हमें हर बार एक ही बात याद दिलाता है कि यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं और कितने लिमिट। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अल्फा सेंचुरी सिर्फ एक स्टार सिस्टम नहीं है, ये एक्चुअली 3 स्टार सिस्टम है जिसमें 2 बड़े स्टार्स हैं, अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी जो एक दूसरे के राउंड घूमते हैं, और तीसरा स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो इनसे थोड़ा दूर है और वहीं हमारा सबसे करीब है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्फा सेंचुरी ए और बी दोनों काफ़ी हद तक हमारे सन जैसे हैं, मतलब थ्योरेटिकली उनके आसपास भी प्लैनेट हो सकते हैं, और अगर प्लैनेट्स है तो वहाँ कंडीशन लाइफ के लिए सूटेबल हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, डिस्टेंस। हम देख तो सकते हैं लेकिन प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने पावरफुल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया है और उन्हें कुछ हिंट्स मिले हैं, वहाँ प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म करना मुश्किल है, क्योंकि जब डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो तो इवन लाइट भी वीक हो जाती है और सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब सोचो, हम जिस यूनिवर्स को देख रहे हैं वो एक्चुअली रियल टाइम नहीं है, हम पास्ट देख रहे हैं। जब तुम अल्फा सेंचुरी को देखते हो तुम उसे वैसे नहीं देख रहे हो जैसे वो अभी है, तुम उसे वैसे देख रहे हो जैसे वो 4 साल पहले था, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना पुराना उसका व्यू होगा। इसका मतलब अगर कल को अल्फा सेंचुरी में कोई बड़ा चेंज हो जाए या कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो हमें उसका पता 4 साल बाद चलेगा। स्पेस में इंफॉर्मेशन भी ट्रैवल करने में टाइम लेती है और ये सिर्फ अल्फा सेंचुरी तक लिमिटेड नहीं है। जब साइंटिस्ट बिलियंस लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज को देखते हैं तो वो एक्चुअली यूनिवर्स के पास्ट को देख रहे होते हैं। मतलब टेलीस्कोप एक टाइम मशीन की तरह काम करता है जो हमें पिछला टाइम दिखा रहा होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर हम कभी अल्फा सेंचुरी तक पहुंच भी गए तो क्या होगा? क्या वहां हमारा लाइफ मिलेगी या सिर्फ एक और साइलेंट वर्ल्ड जहां सिर्फ रॉक्स और रेडिएशन हो? क्योंकि रियलिटी में ये एक हैबिटेबल जोन में होना है। लाइफ होने की गारंटी नहीं देता। अर्थ पर लाइफ होने के लिए मिलियंस ऑफ फैक्टर्स का परफेक्ट बैलेंस चाहिए था, और वो कोइंसिडेंस किसी और जगह रिपीट होगा या नहीं ये अभी तक अननोन है। और अगर वहाँ लाइफ हुई भी तो वो कैसी होगी? माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ ऐसा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए अल्फा सेंचुरी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, एक मिस्ट्री है जो हमें बार बार चैलेंज करती है कि क्या हम अकेले हैं या यूनिवर्स में कहीं और भी कोई है। और जब तक हम वहाँ फिजिकली नहीं पहुँचते तब तक ये सिर्फ एक गैस ही रहेगा, एक ऐसा गैस जो साइंस को आगे बढ़ाता है और इंसान को पुश करता है कि वो अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करे। लेकिन एक और चीज़ है जो इस जर्नी को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, और वो है ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स। क्योंकि स्पेस ट्रैवल सिर्फ मशीन का चैलेंज नहीं है, इंसान का भी है। जब हम अर्थ पर होते हैं तो हम ग्रेविटी में रहते हैं, लेकिन स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी होती है, और जब कोई इंसान लंबे टाइम तक माइक्रो ग्रेविटी में रहता है तो उसकी बोन्स वीक होने लगती हैं, मसल्स श्रिंक होने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो सिर्फ कुछ महीनों में ही अपनी बॉडी में चेंजेस फील करते हैं, और अल्फा सेंचुरी की जर्नी सालों नहीं बल्कि हज़ारों सालों की है। तो सोचो, ह्यूमन बॉडी उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करेगी? फिर आता है रेडिएशन का प्रॉब्लम। स्पेस कम्प्लीटली सेफ नहीं है, वहाँ कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन होती है जो डायरेक्टली ह्यूमन डीएनए को डैमेज कर सकती है। अर्थ पर हमें प्रोटेक्शन मिलती है एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन डीप स्पेस में ऐसा कोई शील्ड नहीं होता। मतलब अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल में कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका परफेक्ट सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला। अब सोचो, एक स्पेस क्राफ्ट जो 20 से 25 साल तक ट्रैवल करेगा, उसमें इंसान को ज़िंदा रखना फिजिकली भी और मेंटली भी कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आइसोलेशन भी एक रियल प्रॉब्लम है। जब इंसान एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लिमिटेड लोगों के साथ रहता है बिना किसी नेचुरल वर्ल्ड के, तो उसका माइंड भी इफेक्ट होता है। स्ट्रेस,
एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इश्यूज आने लगते हैं। और अगर मिशन जनरेशन बेस्ड हुआ जहां लोग स्पेसशिप में ही पैदा हो रहे हैं तो उनके लिए अर्थ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होगा। वो कभी ओपन स्काई नहीं देखेंगे, कभी हवा फील नहीं करेंगे, उनके लिए रियलिटी ही अलग होगी। इसीलिए साइंटिस्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे, वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। क्या हमें जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे जहां अर्थ जैसा इकोसिस्टम सिमुलेट हो जा सके। और फिर एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें खुद जाना भी चाहिए या सिर्फ रोबोट को भेजना बेटर है, क्योंकि रोबोट को ना फूड चाहिए, ना ऑक्सीजन, ना इमोशंस। वो ईयर्स तक बिना प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक जितना भी डीप स्पेस मिशंस हैं वो मोस्टली रोबोटिक हैं, क्योंकि मशीन्स के लिए स्पेस ईजियर है इंसान के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो मशीन्स में नहीं होती, और वो है क्यूरोसिटी, एक्सप्लोर करने का जज्बा, रिस्क लेने की हिम्मत। और शायद इसी वजह से इंसान खुद जाना चाहता है, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे डिस्टेंस कितना भी टेरिफाइंग क्यों ना हो। इंसान रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे जानना है कि उसके आसपास क्या है और शायद उसका जैसा कोई और भी है या नहीं। लेकिन यहाँ एक और रियलिटी है जो शायद सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, और वो ये है कि हो सकता है हम कभी अल्फ़ा सेंचुरी तक फिजिकली पहुंच ही ना पाए, क्योंकि यूनिवर्स के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो शायद कभी ब्रेक नहीं होंगे, जैसे लाइट स्पीड लिमिट, जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे डिस्टेंस का स्केल। और अगर ये रूल्स परमानेंट है तो इंटरस्टेलर ट्रैवल हमेशा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब है हमें अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। शायद हम खुद ना जा सके, लेकिन हम अपनी आंखें वहाँ तक भेज सकते हैं, अपने सेंसर्स, अपनी मशीन्स, अपनी टेक्नोलॉजी। आज हमने मार्स पर रोवर्स भेजे हैं जो वहाँ की मिट्टी एनालाइज कर रहे हैं, पिक्चर्स भेज रहे हैं और हमें एक दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। कल को शायद हम अल्फ़ा सेंचुरी सिस्टम में भी ऐसे ही प्रोब भेज पाएंगे जो हमें वहाँ तक डेटा ला कर देंगे, और ये डेटा ही हमें बताएगा कि वहाँ क्या है, क्या वहाँ प्लैनेट्स है, क्या वहाँ एटमॉस्फेयर है, क्या वहाँ वाटर है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वहाँ लाइफ के साइंस है। अगर कभी हमें वहाँ लाइफ मिलती है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ही क्यों ना हो, तो वो डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, क्योंकि फिर हम ये नहीं कहेंगे कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही है, बल्कि ये कहेंगे यूनिवर्स में लाइफ कॉमन हो सकती है। और अगर हमें वहाँ कुछ भी ना मिले तो भी एक आंसर मिलेगा कि शायद लाइफ रियर है, शायद हम स्पेशल हैं, या शायद हम अकेले हैं। दोनों ही सिचुएशन में अल्फ़ा सेंचुरी हमारे लिए एक मिरर की तरह है जो हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और शायद इसीलिए इतनी बड़ी डिस्टेंस होने के बाद भी, इतनी डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी ह्यूमैनिटी इस डायरेक्शन में देख रही है और देखती रहेगी, क्योंकि जब रात में स्काई की तरफ देखते हो और एक छोटा सा स्टार चमकता हुआ देखते हो तो तुम सिर्फ एक लाइट पॉइंट नहीं देख रहे होते, तुम एक क्वेश्चन देख रहे होते, एक पॉसिबिलिटी देख रहे होते हो, एक फ्यूचर देख रहे होते हो। और अल्फ़ा सेंचुरी उन्हीं क्वेश्चन में से एक है, सबसे करीब लेकिन फिर भी इतना दूर कि वो हमें चैलेंज करता है, इंस्पायर करता है कि और एक चीज़ याद दिलाता है कि यूनिवर्स में हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। लेकिन जितना डिस्टेंस हम इस डिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही एक और अजीब रियलाइजेशन सामने आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ अल्फ़ा सेंचुरी तक पहुंचने की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स का स्केल ही ह्यूमन इमेजिनेशन से बाहर है, क्योंकि अगर 4.37 लाइट ईयर हमें इतना इम्पॉसिबल लग रहे हैं तो सोचो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी, जिसका डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। मतलब अगर तुम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करो तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1 साल लगेंगे, और ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है। यूनिवर्स में ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स। मतलब अल्फ़ा सेंचुरी जैसे एक स्टार सिर्फ एक ड्रॉप है एक ओशियन के अंदर। इसीलिए जब हम कहते हैं नियरेस्ट स्टार तो वो सिर्फ रिलेटिव टर्म में, क्योंकि कॉस्मिक स्केल पर वो भी अनइमेजिनेबल डिस्टेंस पर है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो इस सब को और भी कंफ्यूजिंग बना देता है, और वो है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एक यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, मतलब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और टाइम के साथ डिस्टेंस और बढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब थ्योरेटिकली कुछ गैलेक्सीज ऐसे हैं जहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी फास्ट
ट्रैवल करें क्योंकि वो हमसे फास्टर स्पीड से दूर जा रहे हैं। ये आइडिया इतना स्ट्रेंड है कि सोचना भी मुश्किल है कि यूनिवर्स में ऐसा प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ तक पहुँचना फिजिकली इम्पॉसिबल है। और तब तक तुम्हें समझ आता है कि अल्फा सेंचुरी तक का डिस्टेंस टेरिफाइंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़ा है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वो हमें एक ग्लिम्स देता है कि यूनिवर्स एक्चुअली कितना बियॉन्ड है। एक ऐसा बियॉन्ड जहाँ हमारी करंट साइंस, करंट टेक्नोलॉजी और शायद करंट अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान रुकता नहीं है, वो कैलकुलेट करता है, ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और धीरे धीरे अननोन को नोन बनाता है। शायद हम आज अल्फा सेंचुरी तक ना पहुंच पाए, लेकिन हर जनरेशन एक छोटा स्टेप लेती है जो हमें उसके करीब ले जाता है। और शायद हज़ारों साल बाद जब कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन पीछे मुड़कर देखेगी तो वो कहेगी कि यही वो टाइम है जब इंसान ने पहली बार स्टार तक पहुँचने का सपना देखा, और वो सपना इतना पावरफुल था कि उसने इम्पॉसिबल को भी चैलेंज कर। लेकिन जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही एक और गहरा सवाल सामने आता है कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की है या फिर हमारी समझ की। क्योंकि आज हम फिजिक्स के जिन रूल्स को फॉलो करते हैं वो शायद फाइनल रूल्स ना हो। हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हुआ है जब हमने सोचा कि हम सब कुछ समझ चुके हैं और फिर एक नई डिस्कवरी ने सब कुछ चेंज कर दिया। जैसे आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया और दुनिया को लगा कि अब यूनिवर्स समझ आ गया। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन आए और उन्होंने दिखाया कि स्पेस और टाइम खुद फ्लेक्सिबल है और रियलिटी हमारी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो क्या पता फ्यूचर में कोई और डिस्कवरी हो जो हमें लाइट स्पीड को बाईपास करने का तरीका सिखा दे या स्पेस मैनिपुलेट करने का रियल मेथड दे दे। आज जो चीज़ साइंस फिक्शन लगती है वो कल साइंस बन सकती है, लेकिन तब तक हमें रियलिटी का साथ रहना होगा। और रियलिटी ये है कि अल्फा सेंचुरी तक का सफ़र सिर्फ एक डिस्टेंस नहीं, ये एक टेस्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, पेशेंस का और डिटर्मिनेशन का। इस जर्नी में हमें सिर्फ मशीन नहीं बनानी, हमें अपनी सोच को भी इवॉल्व करना है, अपने लिमिट्स को समझना है और उन्हें धीरे धीरे पुश करना है। क्योंकि जब तुम यूनिवर्स को देखते हो तो तुम सिर्फ स्टार्स को नहीं देख रहे होते, तुम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे होते हो और उन पॉसिबिलिटीज़ में ही फ्यूचर छुपा होता है। और शायद इसीलिए चाहे अल्फा सेंचुरी कितना भी दूर क्यों ना हो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन देता है, एक गोल देता है, एक रीज़न देता है आगे बढ़ने का। एक ऐसा गोल जो शायद हमारी जनरेशन अचीव ना कर पाए, लेकिन शायद किसी और जनरेशन के लिए वो एक रियलिटी बन जाए। और जब वो दिन आएगा जब कोई इंसान या कोई मशीन अल्फा सेंचुरी सिस्टम में एंटर करेगी तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट होगी, वो ह्यूमन हिस्ट्री का एक नया चैप्टर होगा। एक ऐसा चैप्टर जो ये प्रूव करेगा कि डिस्टेंस चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान डिसाइड कर ले तो वो उसे क्रॉस करने की कोशिश। लेकिन जब हम अल्फा सेंचुरी जैसे टारगेट की बात करते हैं तो एक और फंडामेंटल चीज़ सामने ज़रूरी है और वो है स्केल। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतनी बड़ी डिस्टेंस को नेचुरली समझ ही नहीं पा सकता। हम किलोमीटर्स और सिटीज़ के लेवल पर सोचते हैं, लेकिन स्पेस में नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि वो सिर्फ नंबर बनकर रह जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कंपैरिजन यूज़ करते हैं ताकि हम थोड़ा फील कर सकें कि ये डिस्टेंस एक्चुअली कितनी बड़ी है। सोचो, अर्थ को हम एक छोटी सी मार्बल साइज़ की बॉल मान लें तो सन उसके लगभग 100 मीटर दूर होगा, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड के आसपास। और इसी स्केल पर अल्फा सेंचुरी हज़ारों किलोमीटर दूर होगा। मतलब अगर तुम उस मार्बल अर्थ से चलना स्टार्ट करो तो तुम्हें सिर्फ अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। और उसके बाद जो एम्प्टी स्पेस है वो इतना ज़्यादा है कि बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एम्प्टी स्पेस ही वो चीज़ है जो इस जर्नी को टेरिफाइंग बनाती है, क्योंकि यहाँ कोई लैंडमार्क्स नहीं होते, कोई सिग्नल्स नहीं होते, सिर्फ साइलेंस होता है। और इसी साइलेंस में एक और रियलिटी छुपी हुई है कि यूनिवर्स में डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशनल भी होता है। मतलब जितना दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर से उसी इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचती है। और इसी वजह से हम यूनिवर्स को रियल टाइम में कभी देख ही नहीं सकते। जब तुम अल्फा सेंचुरी को देखते हो तुम उसे प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में देख रहे होते हो। और जब तुम और दूर देखते हो गैलेक्सीज़ को तुम मिलियंस और बिलियन साल पुराने यूनिवर्स देख रहे होते हो। इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन हमेशा डिलेड होती है और इसी डिले की वजह से यूनिवर्स हमेशा थोड़ा मिस्टीरियस रहता है। और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से इंसान रुकता नहीं है, वो और देखना चाहता है और समझना चाहता है। लेकिन जितना हम समझते हैं उतना ही रियलाइज़ करते हैं कि हम कितना काम जानते हैं। अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस
हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कितना दूर है, वो हमें ये बताता है कि हमारी करंट कैपेबिलिटी कितनी लिमिटेड है। और जब तुम ये बात समझ लेते हो तो तुम्हें ये भी समझ आता है कि फ्यूचर में प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि नए तरीके ढूंढना होगा, शायद नए फिजिक्स, नए इंजन्स या नए कॉन्सेप्ट जो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और शायद वहीं से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ अल्फा सेंचुरी तक नहीं बल्कि उससे भी आगे जाए। लेकिन एक और एंगल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा डीप बना देता है, वो है एनर्जी। क्योंकि स्पेस ट्रैवल में सबसे बड़ा सवाल स्पीड का नहीं, एनर्जी का होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड चाहिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जब बात लाइट स्पीड के आसपास पहुंचने की आती है तो रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, अगर तुम एक नॉर्मल स्पेस क्राफ्ट को कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करते रहो तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां उनका मास इफेक्टिवली बढ़ने लगता है, और उसे और फास्ट करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जब तुम लाइट स्पीड के पास पहुंचते हो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इनफाइनाइट के पास चली जाती है। मतलब तुम जितनी भी एनर्जी लगा लो तुम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, ये फंडामेंटल फिजिक्स की प्रॉब्लम है। और इसी वजह से हम अल्टरनेट आइडियाज़ एक्सप्लोर करते रहते हैं, जैसे कि स्पीड बढ़ाना के बजाय डिस्टेंस को ही कम कर दिया जाए। यहाँ से आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वार्म होल। वार्म होल का आइडिया ये कहता है कि स्पेस को एक सीधी लाइन में ट्रैवल करने के बजाय तुम उसे फोल्ड कर सकते हो, जैसे एक पेपर के दो कॉर्नर को पास लाकर एक शॉर्टकट बना दिया जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो अल्फा सेंचुरी जैसे डिस्टेंस को इंस्टेंटली क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वार्म होल अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल है, उन्हें क्रिएट करने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए होता है जिसका एग्जिस्टेंस कंफर्म नहीं है, और अगर वो एग्जिस्ट करता भी हो तो उसे कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना और सेफली यूज़ करना एक अलग ही चैलेंज है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है व्रैप ड्राइव, जिसमें स्पेसक्राफ्ट खुद फास्ट ट्रैवल नहीं करता बल्कि उसके आसपास का स्पेस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। ये आइडिया एल्क्यूबियर ड्राइव के नाम से जाना जाता है। इसमें थियोरेटिकली तुम लाइट स्पीड लिमिट को ब्रेक किए बिना डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, क्योंकि तुम एक्चुअली स्पेस के थ्रू नहीं स्पेस के साथ मूव कर रहे होते हो। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, एनर्जी कैलकुलेशंस के हिसाब से इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है जितनी एक पूरे प्लानिट या स्टार जनरेट करता है। तो अभी के लिए ये सब आइडियाज़ एक्साइटिंग है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, और इसीलिए अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस हमें एक रियलिटी चेक देता है कि हम अभी किस लेवल पर हैं और हमें कितना आगे जाना है। लेकिन ये भी सच है कि हर बड़ी डिस्कवरी पहले इम्पॉसिबल ही लगती है, और शायद इसी इम्पॉसिबल फीलिंग के अंदर ही फ्यूचर छुपा होता है। लेकिन जितना हम थ्योरी की तरफ जाते हैं उतना ही एक और प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है कि अगर कल को हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आ गई तो क्या हम इतना लॉन्ग जर्नी को एक्चुअली मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम का प्रॉब्लम है जिसमें फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इकोसिस्टम सब कुछ इंक्लूड होता है। अगर एक स्पेसक्राफ्ट को 20 से 25 साल तक कंटिन्यूसली ट्रैवल करना है तो उसे कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेनिंग होना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर ही एक मिनी अर्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, जहाँ प्लैनेट्स हो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें, जहाँ वाटर रिसाइकल हो, जहाँ वेस्ट को दोबारा यूज़ किया जा सकता हो, और जहाँ एक स्टेबल इन्वायरमेंट मेंटेन रहे। ये कॉन्सेप्ट क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और साइंटिस्ट इसे पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई परफेक्ट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फुली रिलायबल हो। फिर आता है नेविगेशन का इशू। स्पेस में रोड्स नहीं होते, सिग्नल वीक होते हैं, और डिस्टेंसेस इतने बड़े होते हैं कि एक स्मॉल एरर भी स्पेस क्राफ्ट को कम्प्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में भेज सकता है। इसलिए फ्यूचर स्पेस क्राफ्ट को इतना एडवांस बनाना होगा कि वो खुद डिसीजन ले सके, खुद अपना पाथ करेक्ट कर सके और इमरजेंसी हैंडल कर सके। बेसिकली उन्हें ऑलमोस्ट ऑटोनोमस इंटेलिजेंस चाहिए होगी। और फिर एक और चीज़ जो इस जर्नी को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती है वो है रिपेयर और मेंटेनेंस। अर्थ पर अगर कोई मशीन ख़राब होती है तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं,
रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन डीप स्पेस में तुम्हारे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं होता। जो भी सिस्टम फेल होगा उसे वहीं फिक्स करना पड़ेगा, और अगर वो फिक्स नहीं हुआ तो पूरा मिशन रिस्क में आ सकता है। इसीलिए फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट को एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, रेडुडेंट और सेल्फ रिपेयर कैपेबल बनाना पड़ेगा। और फिर एक और रियलिटी जो थोड़ी फिलोसॉफिकल है, अगर एक मिशन 20 से 30 साल तक का है तो उसे प्लान करने वाले साइंटिस्ट और उसे अप्रूव करने वाले साइंटिस्ट शायद उसका रिज़ल्ट कभी देख ही ना पाए। मतलब ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिवॉर्ड फ्यूचर जनरेशन को मिलेगा, ना कि करंट जनरेशन को। और यही चीज़ ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत रेयर होती है, क्योंकि इंसान नेचुरली शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहता है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेशली इंटरस्टेलर लेवल पर लॉन्ग टर्म विजन डिमांड करता है। और शायद इसीलिए अल्फा सेंचुरी तक का सफ़र सिर्फ साइंस का चैलेंज नहीं है, ये ह्यूमन माइंडसेट का भी टेस्ट है। क्या हम इतना पेशेंस रख सकते हैं? क्या हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम इतना वेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आंसर हाँ है तो शायद एक दिन वो डिस्टेंस जो आज टेरिफाइंग लगता है कल मैनेजेबल भी बन जाए। और अगर आंसर कहीं नहीं है तो अल्फ़ा सेंचुरी हमेशा एक डिस्टेंस ड्रीम ही बना रहेगा, एक ऐसा ड्रीम जो हमें इंस्पायर तो करेगा लेकिन कभी रियलिटी नहीं बनेगा। लेकिन एक और डायमेंशन है जो इस पूरी बात को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देता है, और वो है कम्युनिकेशन डिले। क्योंकि जब हम इतनी बड़ी डिस्टेंस की बात करते हैं तो सिर्फ ट्रैवल ही स्लो नहीं होता, इन्फॉर्मेशन भी स्लो होती है। अगर कल को हम अल्फा सेंचुरी के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं और वो हाफ वे पर है तो अर्थ से भेजा गया एक मैसेज उस तक पहुंचने में सालों लगेंगे, और वहां से भेजना गया रिप्लाई वापस आने में फिर उतना ही टाइम लगेगा। मतलब एक सिंपल कन्वर्सेशन जो अर्थ पर सेकंड में होती है वो स्पेस में ईयर्स ले सकती है। इसका मतलब यह है कि इंटरस्टेलर मिशन में रियल टाइम कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। स्पेसक्राफ्ट को खुद ही डिसीजन लेने पड़ेंगे और क्रू को भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना होगा। ये सिचुएशन कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशंस हुए हैं उनमें अर्थ का कंट्रोल होता है, गाइडेंस होती है, लेकिन यहाँ एक तरह से स्पेसक्राफ्ट को अकेला छोड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट में एडवांस एआई सिस्टम होंगे जो नेविगेशन, रिपेयर, डिसीजन मेकिंग सब कुछ हैंडल करेंगे। लेकिन फिर एक सवाल आता है, क्या हम मशीन्स पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसी जर्नी हैंडल करे जहां एक छोटी सी गलती भी कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। और अगर हम ह्यूमंस को भेजते हैं तो उन्हें भी एक लेवल ही इंडिपेंडेंस चाहिए होगी जो आज तक किसी मिशन में नहीं दी गई। इसका मतलब इंटरस्टेलर ट्रैवल सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग का चैलेंज नहीं है, ये ट्रस्ट का भी चैलेंज है ह्यूमंस और मशीन्स के बीच। और फिर जब हम इतनी बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो एक और रियलाइजेशन होता है कि शायद अल्फा सेंचुरी तक पहुंचना ही मेन गोल नहीं है। शायद मेन गोल है उस जर्नी को दौरान हम क्या सीखे हैं, क्या डिस्कवर करते हैं और कैसे इवॉल्व होते हैं। क्योंकि हर अटैम्प्ट चाहे वो सक्सेसफुल हो या नहीं, हमें कुछ नया सिखाता है और वही नॉलेज फ्यूचर को शेप करती है। और इसी प्रोसेस में धीरे धीरे हम अपने लिमिट्स को पुश करते हैं और वो चीज़ें पॉसिबल बनाती है जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। तो हो सकता है आज अल्फा सेंचुरी अनरीचेबल हो, लेकिन कल किसी नए आइडिया, किसी नए ब्रेक थ्रू, किसी नए अप्रोच की वजह से वो रीचेबल बन जाएगी। और जब वो मोमेंट आएगा तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं होगी, वो प्रूफ होगा कि इंसान ने एक और बाउंड्री क्रॉस कर ली। लेकिन जितना हम इस जर्नी को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं उतना एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है कि एक तरफ यूनिवर्स हमें लाइट करता है और दूसरी तरफ वही यूनिवर्स हमें इंस्पायर भी करता है। क्योंकि अगर डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है तो फिर हम क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्यों इतना एफर्ट लगा रहे हैं? जवाब सिंपल है, क्यूरोसिटी। इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी क्यूरियोसिटी है और शायद सबसे बड़ी वीकनेस भी। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, यूनिवर्स का एंड कहाँ है और क्या हम अकेले हैं। और अल्फा सेंचुरी की इन सब सवालों का एक छोटा सा गेटवे है, एक ऐसा गेटवे जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है लेकिन जहाँ तक देखना पॉसिबल है। और वहीं से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज हम टेलीस्कोप से उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी लाइट एनालाइज कर रहे हैं, उसके स्टार्स के बिहेवियर को समझ रहे हैं। और हर ऑब्जर्वेशन एक छोटे क्लू देता है कि एक छोटा पीस जो एक बड़े पजल्स का पार्ट है। साइंस हमेशा इसी तरह आगे बढ़ती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और इसी प्रोसेस में कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जब एक छोटी सी डिस्कवरी पूरे डायरेक्शन चेंज कर देती है। जैसे एक नया प्रोपल्जन सिस्टम, एक नया मटेरियल, एक नया फिजिक्स कॉन्सेप्ट।
और वही एक मोमेंट अल्फ़ा सेंचुरी जैसे टारगेट को रियलिस्टिक बना सकता है। लेकिन जब तक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक ऐसे स्टेज पर हैं जहां हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं सकते। और ये फीलिंग थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन साथ ही मोटिवेटिंग भी, क्योंकि ये हमें पुश करती है कि हम और बेटर बने और ज़्यादा सीखें और अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करें। और शायद इसी स्ट्रगल में, इसी फ़र्क में रियल प्रोग्रेस छुपी हुई है। क्योंकि अगर सब कुछ ईजी होता, अगर डिस्टेंस इतना बड़ा ना होता, तो शायद हम इतना एफर्ट ही ना करते और फिर शायद हम इतना ग्रो भी ना करते। इसीलिए अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस सिर्फ एक ऑब्स्टिकल नहीं है, ये एक टीचर है जो हमें सिखा रहा है कि पेशेंस क्या होता है, स्केल क्या होता है और रियलिटी क्या होती है। और जब तुम इस एंगल से देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि शायद जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि वो प्रोसेस है जिससे गुजर कर हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना हम इस प्रोसेस को समझते हैं उतना ही एक और सब्टल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन सामने आता है कि हम एक्चुअली सिर्फ स्टार तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि हर इरा में इंसान ने अपनी एक बाउंड्री सेट की और फिर इसे तोड़ दिया, पहले लैंड, फिर ओशन, फिर स्काई और अब स्पेस। और हर बार जब एक बाउंड्री ब्रेक हुई तो दुनिया बदल गई। लेकिन स्पेस, स्पेशली इंटरस्टेलर स्पेस, एक अलग लेवल की बाउंड्री है। यहाँ सिर्फ करेज या टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है, यहाँ स्केल इतना बड़ा है कि हमें अपनी सोच को भी एक्सपैंड करना पड़ता है। क्योंकि जब तुम अल्फ़ा सेंचुरी जैसे डिस्टेंस के बारे में सोचते हो तो तुम रियलाइज़ करते हो कि ह्यूमन लाइफ टाइम कितनी छोटी है और यूनिवर्स का टाइमलाइन कितना बड़ा। यहाँ पर एक इंसान का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो जाता है। और इसी वजह से इंटरस्टेलर मिशन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, सिविलाइजेशन लेवल पर प्लान किए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा गोल है जिसे अचीव करने के लिए एक जनरेशन स्टार्ट करेगी, दूसरी कंटिन्यू करेगी और शायद तीसरी या चौथी कंप्लीट करेगी। और ये कॉन्सेप्ट ही ह्यूमन थिंकिंग को कंप्लीट चेंज कर देता है। क्योंकि यहाँ पर तुम शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में सोचना स्टार्ट करते हो, डिकेड्स में नहीं, सेंचुरीज़ में और शायद मिलीनिया में। और शायद इसीलिए अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस टेरिफाइंग इसीलिए लगता है क्योंकि वो हमें फोर्स करता है अपने आप को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जहां तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हो बल्कि एक लॉन्ग चेन का पार्ट हो, एक ऐसी चेन जो पास्ट से फ्यूचर तक हो रही है। और इसी चेन का हर लिंक एक छोटा स्टेप लेता है, एक छोटा कंट्रीब्यूशन देता है जो आगे चलकर एक बड़ा रिजल्ट बनता है। तो जब हम आज अल्फ़ा सेंचुरी की बात करते हैं तो शायद हम उसे रीच ना कर पाएँ, लेकिन हम उस डायरेक्शन में एक स्टेप ज़रूर ले सकते हैं। और शायद वही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बड़ा सफ़र एक छोटे स्टेप से ही शुरू होता है। और जब वो पहला स्टेप लिया जाता है तो डिस्टेंस चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जब तुम इस सब को एक स्टेप और आगे ले जाते हो तो एक और डीप थॉट सामने आता है कि शायद हम अल्फ़ा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का वेट नहीं कर रहे बल्कि हम अपने आप को उस लेवल तक इवॉल्व करने का वेट कर रहे हैं। क्योंकि आज हम जिस तरीके से जीते हैं, जिस स्पीड पर डिसीजन लेते हैं, जिस तरह शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वो इंटरस्टेलर लेवल के गोल्स के साथ मैच नहीं करते हैं। वहाँ पेशेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो डिकेड्स नहीं, सेंचुरी तक कंसिस्टेंट रहे। और ये सिर्फ साइंस का चैलेंज नहीं है, ये सोसाइटी का चैलेंज है, सिविलाइजेशंस का चैलेंज है। क्या हम इतना स्टेबल सिस्टम बना सकते हैं जो इतने लंबे टाइम तक बिना ब्रेक हुए चल सके? क्या हम अपनी प्रायोरिटीज़ को इतना शिफ्ट कर सकते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करें बिना तुरंत रिवॉर्ड के? क्योंकि अगर नहीं तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, इंटरस्टेलर ट्रैवल फिर भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। और अगर हाँ तो फिर अल्फ़ा सेंचुरी सिर्फ एक टारगेट नहीं रहेगा बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। और उसके बाद और भी स्टार्स, और भी सिस्टम, और भी जर्नीज़ पॉसिबल हो जाएंगी। इसीलिए जब हम अकेले कहते हैं द टेरिफाइंग डिस्टेंस ऑफ अल्फ़ा सेंचुरी तो वो सिर्फ किलोमीटर से लाइट ईयर्स की बात नहीं होती, वो एक रिमाइंडर है कि हम किस स्टेज पर हैं और हमें किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। वो एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हमारी करंट लिमिट्स क्या हैं और हमारी पोटेंशियल क्या हो सकती हैं। और शायद इसी वजह से ये डिस्टेंस टेरिफाइंग होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी हैं क्योंकि ये हमें रोकते हैं या हमें पुश करते हैं, पुश करता है सोचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और एक ऐसे फ्यूचर इमेजिन करने के लिए जो आज इम्पॉसिबल लगता है। और शायद इसी इमेजिनेशन में वो स्पार्क छुपा है जो एक दिन रियलिटी बन सकता है। लेकिन जब तुम और डीपली सोचते हो तो एक और रियलाइजेशन सामने आता है कि शायद अल्फ़ा सेंचुरी तक पहुंचने की सबसे बड़ा गोल नहीं है, शायद सबसे बड़ा गोल है उस जर्नी के दौरान हम
क्या बन जाते हैं, क्योंकि हर बड़ा चैलेंज इंसान को चेंज करती है, और इतनी बड़ी चैलेंज जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का स्केल रखती हो, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं पूरी ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए रेडी हो, वो कैसी होगी, वो लोग कैसे सोचते होंगे, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, उनका साइंस इतना एडवांस होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका पेशेंट कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, वहाँ हर डिसीजन का इम्पैक्ट जनरेशन तक जाता है। और शायद इसी प्रोसेस में इंसान अपनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग को छोड़कर लॉन्ग टर्म थिंकिंग अडॉप्ट करेगा, जहाँ पर्सनल गेन से ज़्यादा कलेक्टिव फ्यूचर इंपॉर्टेंट होगा। और ये सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बल्कि अर्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम इतने बड़े स्केल पर सोचना स्टार्ट करते हो तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम भी छोटी लगने लगती हैं, और तुम रियलाइज़ होता है कि हम सब एक ही जर्नी का पार्ट हैं, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ एक प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं। और शायद इसीलिए अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस हमें सिर्फ डराता नहीं, वो हमें यूनाइट भी करता है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए किसी एक कंट्री, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक इंसान का एफर्ट काफ़ी नहीं होगा। ये एक ग्लोबल एफर्ट होगा जहां पूरी ह्यूमैनिटी को मिलकर काम करना पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो शायद पहली बार इंसान अपने आप को एक सिंगल स्पेशीज़ की तरह देखेगा, ना कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड। और शायद वही मोमेंट होगा जब हम सिर्फ अर्थ के लोग को नहीं बल्कि यूनिवर्स के एक्सप्लोरर बन जाएंगे। और तब अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगा, एक ऐसा नंबर जो कभी हमें इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन फिर किसी ने उसे चैलेंज कर दिया और धीरे धीरे उसे क्रॉस कर दिया। लेकिन फिर भी एक फाइनल रियलिटी ये है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि यूनिवर्स हमें जल्दी जवाब नहीं देता। यहाँ सब कुछ स्लो है, डिस्टेंस स्लो है, सिग्नल स्लो है, प्रोग्रेस स्लो है, और इसी स्लो नेचर की वजह से इंटरस्टेलर लेवल पर हम चीज़ पेशेंस डिमांड करती है। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है अर्थ और स्पेस के बीच में। अर्थ पर हम स्पीड का आदी हो चुके हैं, फास्ट इंटरनेट, इंस्टेंट रिप्लाईज, क्विक रिजल्ट्स, लेकिन स्पेस में हम जितना दूर जाएंगे उतना ही स्लो हो जाएगा। और अल्फा सेंचुरी तक का डिस्टेंस इस स्लो रियलिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फास्ट लेन नहीं है, ये सिर्फ एक लॉन्ग पाथ है जो टाइम के थ्रू जाता है। और इसी वजह से इंटरस्टेलर ट्रैवल एक रेस नहीं, ये एक मैराथन है। इसमें फिनिश लाइन देखने में ही जनरेशन लग जाती हैं। और जब तुम इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पीड नहीं डायरेक्शन है, क्योंकि अगर डायरेक्शन सही है तो चाहे प्रोग्रेस स्लो हो तुम इवेंचुअली अपने गोल के करीब पहुँच जाओगे। और शायद इसीलिए ह्यूमैनिटी ने अपनी नज़र स्टार पर रखी हुई है, क्योंकि वो डायरेक्शन है, वो फ्यूचर है। और अल्फा सेंचुरी उस डायरेक्शन का पहला माइलस्टोन है, एक ऐसा माइलस्टोन जो हमें टेस्ट करता है, चैलेंज करता है और पुश करता है कि हम अपने लिमिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करें। और शायद इसी प्रोसेस में हम रियलाइज़ करते हैं कि डिस्टेंस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें, उसे मेजर करें और उसे एक्सेप्ट करें, तो वो हमें रोकता नहीं, वो हमें गाइड करता है एक ऐसा फ्यूचर की तरफ जहाँ इंसान सिर्फ एक प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि स्टार्स के बीच ट्रैवल करेगा। और जब वो दिन आएगा तो शायद कोई फ्यूचर जनरेशन पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी कि एक वक्त था जब अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस हमें टेरिफाइंग लगता था, और आज वही डिस्टेंस हमारी हिस्ट्री का एक छोटा सा स्टेप बन चुका है। लेकिन जब तुम इस सफ़र को और ज़्यादा हॉनेस्टली से देखते हो तो एक और सच सामने आता है कि शायद हम अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने से पहले अपने खुद के घर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी तक अपने ही सोलर सिस्टम को कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं कर पाए। मार्स पर लाइफ का क्लियर आंसर नहीं मिला, जुपिटर के मून जैसे यूरोपा अभी भी मिस्ट्री है, सैटर्न का मून, टाइटन अपनी अलग दुनिया है। मतलब हमारे आसपास ही इतनी अननोन चीज़ें हैं कि उन्हें समझने में ही डिकेड्स लग जाएं। और शायद यही नेचुरल प्रोग्रेस है, पहले अपने आसपास को समझो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन अल्फा सेंचुरी का आइडिया हमेशा बैकग्राउंड में रहता है, एक रिमाइंडर की तरह कि आगे और भी कुछ है और वो हमें बुला रहा है। और ये कॉल सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं बल्कि हर उस इंसान को फील होती है जो रात में स्काई की तरफ देखता है, क्योंकि जब तुम स्टार्स को देखते हो तुम्हें सिर्फ लाइट नहीं दिखती, तुम्हें डिस्टेंस दिखता है, तुम्हें मिस्ट्री दिखती है और तुम्हें एक ऐसा स्केल दिखता है जो तुम्हारी डेली लाइफ से बहुत बड़ा है।
और शायद इसी वजह से स्पेस हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो हमें हमारी रियलिटी से बाहर ले जाता है और हमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। और जब तुम अल्फ़ा सेंचुरी के बारे में सोचते हो तो तुम रियलाइज़ करते हो कि हम एक ऐसा यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट है लेकिन एक्सेस लिमिटेड है। और इसी गैप के बीच साइंस का जन्म होता है। वही गैप हमें पुश करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए और नए तरीके एक्सप्लोर करने के लिए। तो हो सकता है अल्फ़ा सेंचुरी तक का सफ़र अभी दूर हो, लेकिन उसकी वजह से जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, एआई, ये सब इंडायरेक्टली स्पेस रिसर्च की वजह से ही डेवलप हो रहे हैं। मतलब चाहे हम वहाँ पहुँच पाएँ या नहीं, उसकी तरफ बढ़ने का प्रोसेस ऑलरेडी वैल्यूएबल है। और शायद इसी पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छुपा है कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस तक पहुँचने की जर्नी मैटर करती है। और अल्फ़ा सेंचुरी उस जर्नी का एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबल जो हमें याद दिलाता है कि हम अभी छोटे हैं लेकिन हम रुकने वाले नहीं। लेकिन जब हम एक बार रुक कर सिर्फ नंबर्स को देखते हैं बिना इमोशंस के, तो अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस और भी ज़्यादा शॉकिंग लगता है। 4.37 लाइट ईयर्स ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक गैप है और हमारी बाकी यूनिवर्स के बीच। क्योंकि अगर हम अपने स्केल पर सोचते हैं तो अर्थ से मून तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं, मार्स तक कुछ महीने। लेकिन जैसे ही तुम सोलर सिस्टम के बाहर सोचना स्टार्ट करते हो तो नंबर एक्सप्लोड हो जाते हैं और वहीं से रियलाइजेशन आता है कि हम अभी तक एक छोटी सी कॉस्मिक बबल के अंदर हैं। हमारा सोलर सिस्टम एक आइलैंड की तरह है और अल्फ़ा सेंचुरी उस आइलैंड के बाहर का सबसे करीब लैंड है, लेकिन फिर भी इतना दूर कि वो ऑलमोस्ट अनरीचेबल लगता है। और इसी गैप की वजह से इंटरस्टेलर ट्रैवल इतना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, तुम्हें एक सिस्टम से कम्प्लीटली अलग सिस्टम में जंप करना है। और हर सिस्टम के बीच एक ह्यूज एम्प्टी स्पेस होता है जहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ वैक्यूम, रेडिएशन और साइलेंस होती है। ये साइलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि यहाँ कोई हेल्प नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है। मतलब अगर तुम अल्फ़ा सेंचुरी की जर्नी पर हो तो तुम लिटरली अपने आप पर कम्प्लीटली अलोन हो। और ये थॉट थोड़ा सा स्कैरी है लेकिन साथ ही फैसिनेटिंग भी, क्योंकि इसी आइसोलेशन में इंसान अपनी लिमिट्स को सबसे ज़्यादा समझता है। और शायद इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ आउटर जर्नी नहीं है, ये एक इनर जर्नी भी है, जहाँ हम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं बल्कि अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हैं। और जब तुम अल्फ़ा सेंचुरी के डिस्टेंस को इस एंगल से देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल चैलेंज भी है। एक ऐसा चैलेंज जो हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और शायद इन सवालों के आंसर ही हमें आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल हॉनेस्टली देखें तो अगर अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस हमें एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी बताता है कि शायद यूनिवर्स हमारे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी स्पीड सब कुछ अर्थ के एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व है। लेकिन जैसे ही इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं हर चीज़ हॉस्टाइल हो जाती है। वैक्यूम, एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेडिएशन और अनइमेजिनेबल डिस्टेंस, ये सब दिखाता है कि यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ सर्वाइव करना एक ही अचीवमेंट है। ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है। और इसी वजह से इंटरस्टेलर ट्रैवल को समझने के लिए हमें अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है फ्यूचर में हम अपनी बॉडी को ही मॉडिफाई करें या कम्प्लीटली मशीन्स पर डिपेंड हो जाएं, या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्पेस में भेजें। ये आइडियाज़ आज स्ट्रेंज लगते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो तो सॉल्यूशन भी उतने ही अनकन्वेंशनल होते हैं। और शायद इसी प्रोसेस में एक और रियलाइजेशन आता है कि शायद हम अल्फ़ा सेंचुरी तक इंसान के रूप में ना पहुंच पाएँ, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा इंटेलिजेंस वहाँ ज़रूर पहुंच सकता है। और अगर ऐसे होता है तो वो भी एक तरह से ह्यूमन प्रेजेंस ही होगी, क्योंकि वो हमारी क्रिएशन होगी, हमारी एक्सटेंशन होगी। और तब डिस्टेंस का मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर हम फिज़िकली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वहाँ एग्जिस्ट करेंगे। और शायद वही इंटरस्टेलर फ्यूचर का रियल वर्जन हो, जहाँ ह्यूमंस खुद नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका डेटा, उनकी इंटेलिजेंस स्टार के बीच ट्रैवल करेगी। और फिर धीरे धीरे शायद एक दिन हम खुद
भी उस जर्नी के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन तब तक अल्फा सेंचुरी एक रिमाइंडर बना रहेगा, एक रिमाइंडर कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम अभी कितने इनिशियल स्टेज पर हैं। और शायद इसी रियलाइजेशन में एक स्ट्रेंज सी ब्यूटी है, क्योंकि जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम छोटे हो तो तुम ग्रो करने के लिए रेडी हो जाते हो। और शायद वही ग्रोथ एक दिन हमें इतना कैपेबल बना दी कि वो डिस्टेंस जो आज टेरिफाइंग लगता है कल सिर्फ एक नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर हम सीधा और सवाल पूछे तो एक पॉइंट पर बात आकर रुक जाती है, क्या हम सच में कभी अल्फा सेंचुरी तक पहुंच पाएंगे, या ये एक हमेशा एक अनरीचेबल टारगेट ही रहेगा। क्योंकि जितनी भी डिस्कशन हमने की उसमें एक चीज़ बार बार से सामने आई है, लिमिटेशंस, स्पीड की लिमिटेशंस, एनर्जी की लिमिटेशंस, ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस और सबसे बड़ी टाइम की लिमिटेशंस। और ये सब मिलकर एक बैरियर क्रिएट करते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे ब्रेक करना सिर्फ एक इन्वेंशन से पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा। हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसे इंजन्स बना लें जो आज इम्पॉसिबल लगते हैं, हो सकता है हम स्पेस को मैनिपुलेट करना सीख लें, या फिर कम्प्लीटली नए फिजिक्स लॉज डिस्कवर हो जाएं। लेकिन जब तक वो मोमेंट नहीं आता तब तक अल्फा सेंचुरी एक डिस्टेंस लाइट बना रहेगा जो रात में स्काई में चमकता रहेगा, लेकिन हमसे दूर ही रहेगा। और शायद इसी डिस्टेंस की वजह से उसकी वैल्यू है, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है वो इतनी स्पेशल नहीं होती, लेकिन जो चीज़ इतनी दूर हो, इतनी डिफ़िकल्ट हो, वो हमारी इमेजिनेशन को पुश करती है। और इमेजिनेशन ही वो चीज़ है जहाँ से हर डिस्कवरी स्टार्ट होती है। पहले इंसान इमेजिन करता है, फिर ट्राई करता है और फिर फेल होता है, फिर दोबारा ट्राई करता है और धीरे धीरे इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। तो हो सकता है आज अल्फा सेंचुरी सिर्फ एक इमेजिनेशन हो, लेकिन कल वो एक मिशन बन जाए और फिर एक दिन वो एक रियलिटी बन जाए। जब वो रियलिटी बनेगी तो वो सिर्फ एक जर्नी का एंड नहीं होगा, बल्कि एक नए इरा का बिगनिंग होगा। एक ऐसा इरा जहाँ इंसान सिर्फ अपने प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाएगा। और तब जब कोई फ्यूचर जनरेशन उस जर्नी को कंप्लीट करेगी तो शायद वो पीछे मुड़कर देखेगी और सोचेगी कि एक वक्त था जब 4.37 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस हमें टेरिफाइंग लगता था, और आज वही डिस्टेंस हमारी स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर बन चुका है। लेकिन कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट शायद अब आता है, क्योंकि जब तुम इतनी दूर तक सोच लेते हो, इतनी बड़ी डिस्टेंसेस को समझ लेते हो, तो एक सिंपल सा सवाल बचता है, आखिर ये सब हम कर क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि सच तो ये है, हमारी डेली लाइफ में अल्फा सेंचुरी का कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है, ना हमारी रोटी देता है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई इमीडिएट बेनिफिट। फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मिशंस प्लान करते हैं, और इसका रीज़न सिर्फ एक है, हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और शायद यही वो क्वालिटी है जो इंसान को बाकी सबसे अलग बनाती है, एक ऐसा क्रिएचर जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि क्वेश्चन करता है, इमेजिन करता है और अननोन की तरफ बढ़ता है। और अल्फा सेंचुरी उस अननोन का सबसे करीब सिंबल है, एक ऐसी जगह जो इतनी पास भी है और इतनी दूर भी है कि वो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराती रहती है कि हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरू हुई है। और शायद इसीलिए जब तुम रात में स्काई की तरफ देखते हो और एक छोटा सा स्टार चमकता हुआ देखते हो, तो तुम सिर्फ लाइट नहीं देख रहे होते, तुम एक डेस्टिनेशन देख रहे होते हो, एक फ्यूचर देख रहे होते हो, एक पॉसिबिलिटी देख रहे होते हो। और शायद एक दिन वो पॉसिबिलिटी रियलिटी बन जाए, शायद एक दिन इंसान अपनी बाउंड्रीज तोड़ दे, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर दे और वो डिस्टेंस जो आज इम्पॉसिबल लगता है उसे पार कर जाए। लेकिन जब तक अल्फा सेंचुरी वहीं रहेगा, दूर, साइलेंट और वेटिंग अस मोमेंट का, जब इंसान फाइनली उस तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाएगा। जब तुम एक लास्ट बार पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि अल्फा सेंचुरी की कहानी सिर्फ स्टार सिस्टम की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी है, एक ऐसे स्पेशीज़ की कहानी है जो अपने छोटे से प्लैनेट पर खड़ी होकर पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सब कुछ ऑलमोस्ट अनरीचेबल लगता है, फिर भी हम रुकते नहीं हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और शायद इसी प्रोसेस में हम स्लोली चेंज हो रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपन हो रही है,
और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पर्सपेक्टिव एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि जब तुम इतनी बड़ी डिस्टेंसेस के बारे में सोचते हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक नए एंगल से देखते हो। जो चीज़ें पहले बड़ी लगती थी वो छोटी लगने लगती हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी वो रिथिंक होने लगती हैं। और शायद यही स्पेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। वो सिर्फ हमें बाहर की दुनिया नहीं दिखाता, वो हमें अंदर से भी चेंज करता है। और अल्फा सेंचुरी उस इम्पैक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ऐसा टारगेट जो शायद हमारी रीच से बाहर हो, लेकिन हमारी थिंकिंग के अंदर है, और जब तक वो हमारी थिंकिंग में है तब तक वो हमारी जर्नी का पार्ट है। और शायद वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हर बड़ी अचीवमेंट पहले माइंड में होती है, फिर रियलिटी में। और आज अल्फ़ा सेंचुरी एक आइडिया है, कल वो एक मिशन बन सकता है, और एक दिन वो एक डेस्टिनेशन बन सकता है। और जब वो दिन आएगा तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक विक्ट्री बन नहीं होगी, वो एक प्रूफ होगा कि इंसान ने सिर्फ डिस्टेंस क्रॉस नहीं किया, उसने अपनी लिमिटेशंस क्रॉस की हैं। अल्फ़ा सेंचुरी सिर्फ 4.37 लाइट ईयर दूर। सुनने में ये नंबर छोटा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक ऐसा गैप है जो हमें हमारी लिमिट्स याद दिलाता है। हमने मून तक का सफ़र किया, मार्स तक मशीनें भेजी, लेकिन अभी भी हम अपने सबसे करीब स्टार तक नहीं पहुंच पाए। और शायद इसी में एक सच छुपा है कि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हर स्टेप, हर स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी इंसान रुकता नहीं। वो देख रहा है, सोच रहा है, प्लान बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज जो इम्पॉसिबल लगता है वो कल पॉसिबल हो सकता है। और शायद एक दिन जब कोई स्पेस क्राफ्ट अल्फ़ा सेंचुरी के पास से गुजरेगा तो वो सिर्फ एक मिशन कंप्लीट नहीं करेगा, वो प्रूव करेगा कि इंसान ने सिर्फ डिस्टेंस नहीं, अपनी औकात भी ब्रॉड कर दी है। और तब 4.37 लाइट ईयर्स सिर्फ एक नंबर रह जाएगा। जब हम अल्फ़ा सेंचुरी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक स्टार सिस्टम की बात नहीं कर रहे होते, हम अपने लिमिट्स की बात कर रहे होते हैं। 4.37 लाइट ईयर्स ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि नेचर के रूल हमसे बड़े हैं। हमने साइंस में प्रोग्रेस की है, हमने प्लैनेट्स एक्सप्लोर किए, लेकिन अभी भी हम अपने सबसे करीब स्टार तक नहीं पहुंच पाए। और शायद ये फेलियर नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक इन्विटेशन और ज़्यादा सीखने का, और ज़्यादा समझने का, और अपनी सोच को एक्सपेंड करने का। क्योंकि यूनिवर्स कभी जल्दी में नहीं होता, वो वेट करता है। और शायद वही इंसान का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्या हम इतने पेशेंस रख सकते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें जहां ये डिस्टेंस मैटर ही ना करें। आज अल्फ़ा सेंचुरी दूर है, लेकिन कल शायद वो सिर्फ एक और डेस्टिनेशन हो, और जब वो दिन आएगा तो हम सिर्फ वहाँ तक नहीं पहुँच रहे होंगे, हम अपने आप को समझ रहे होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस। अगर आपको आज की ये जर्नी पसंद आई हो और आप भी यूनिवर्स के ऐसे ही मिस्टीरियस को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट की नहीं बताते, हम आपकी सोच को यूनिवर्स के लेवल तक ले जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज और लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी और के माइंड में भी एक नया यूनिवर्स खोल दें। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और याद रखिए यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारी जर्नी अभी शुरू ही हुई है। अगर आपको आज की ये जर्नी पसंद आई हो और आप भी यूनिवर्स के ऐसे ही मिस्टीरियस राज को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैक्ट नहीं बताते, हम आपकी सोच को यूनिवर्स के लेवल तक ले जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी और के माइंड में एक और नए यूनिवर्स खोल दे। और अगर आप सच में इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में रिसर्च, टाइम और इफ़र्ट लगता है। और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो में कहीं वॉइस या ऑडियो में थोड़ा ग्लिच मिले तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि अभी हम शुरुआत में हैं और धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा, क्योंकि क्वालिटी वक्त के साथ बेटर होती है। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस, और याद रखिए यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है।